नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पब्बर है। मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज एक और नया टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, जो एक एशियंट क्लासिकल बुक से मैंने पढ़ा है और यही आपके सामने आज मैं शेयर करूंगा। लेकिन उसमें जो चीजें बताई गई हैं, कुछ चीजें उसमें क्लियर नहीं है, वो आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव सबसे आराधना करेंगे। भगवान भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए, एक बहुत अच्छी एक एशियंट बुक है, आने वाले टाइम में उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। वहां पे लिखा है कि हर ग्रह का एक मरण स्थान होता है, यानी जहां पे वो अनकंफर्टेबल होता है, उसको अच्छा फील नहीं होता है। ये हर ग्रह के लिए एक इम्पॉर्टेंट हाउस भाव जो है वो दिया गया है। ये हर एशियंट बुक में आपको मिल जाएगा, बीपीएचएस में भी मिल जाएगा, और जो भी ज्योतिष की अच्छी बुक्स हैं, पुरानी बुक्स, उनमें भी मिल जाएगा। तो इसमें से मैं 3 या 4 ग्रहों को आपको बताऊंगा कि उनके लिए एक मरण स्थान क्या होता है, और कैसे फिर अगर और प्रॉब्लम होती है तो फिर किस तरह से आपको प्रेडिक्शंस करना है। तो पहला रूल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 12वां भाव, ये कुंडली का 12th हाउस होता है। अगर यहाँ पे सूर्य होंगे कुंडली में, मैं ऊपर लिख रहा हूं, अगर यहाँ पे सूर्य होंगे तो सूर्य को मरण स्थान में प्लेस्ड किया गया है। यानी इस सूर्य के लिए 12th हाउस जो है ये कंफर्टेबल भाव नहीं है। सूर्य राजा है, ग्रहों के भी राजा हैं, और राजा कभी भी 12वें घर में, लॉस के घर में, प्रॉब्लम्स के घर में, या इस तरह के भाव में बैठना कभी भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये पहला नियम है। 12वें भाव में बैठे हुए सूर्य को ऐसा कहा गया है कि ये मरण स्थान में बैठा है, और इनकी क्वालिटीज में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है। दूसरा प्लैनेट है शुक्र देव। अब एक बार को आपको ये याद रखना है, अब एक बार को आपको ये याद रखना है, मैं एक एक करके यहाँ पे प्लैनेट साथ साथ रब भी करूंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन जो है यहाँ पे नहीं हो पाए, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। और दूसरा है शुक्र। अगर शुक्र छठे भाव में होंगे तो ऐसा माना जाता है कि शुक्र के लिए ये एक मरण स्थान भाव है। क्यों ऐसा होता है? शुक्र क्या है? लग्जरी के प्लैनेट है, रिलेशनशिप, रोमांस, सेक्स, इन सब चीजों का कारक है। इंजॉयमेंट, घूमना फिरना, ये सब चीजों का कारक जो है ये शुक्र देव होते हैं। और छठा भाव जो होता है ये ऑब्स्ट्रक्शन का भाव है, प्रॉब्लम्स का भाव है। यहाँ पे चैरिटी करनी पड़ती है, सर्विस देनी पड़ती है, जॉब का भाग्य स्थान भी है। तो शुक्र इन चीजों को लाइक नहीं करते हैं, और जब शुक्र यहाँ पे होंगे तो आप देखोगे उन चीजों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो इसीलिए शुक्र जब छठे घर में रहते हैं तो उनको ऐसा कहा जाता है कि ये अपने मरण स्थान में बैठे हैं, यानी इनकी क्वालिटीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस तरह से बृहस्पति बृहस्पति भी तीसरे घर में ऐसा कहा जाता है कि ये अपने मरण स्थान में बैठे हैं। ऐसा इसलिए होता है, तीसरा घर बहुत हार्डवर्क, मेहनत, मंगल इसके कारक ग्रह हैं। तीसरे घर के मंगल अस्त्र शस्त्र के कारक भी माने जाते हैं। और बृहस्पति एक सौम्य ग्रह है, गुरु है, टीचर है, शिक्षा देना, ज्ञान देना, सॉफ्ट ग्रह है, अच्छी चीजों की बातें करना। तो ऐसे प्लैनेट को जब आप हाथ में शस्त्र पकड़ा देंगे, यानी किसी गुरु के हाथ में जब आप शस्त्र देंगे, तो नेचुरल बात है उसको वहां पे उस भाव में बैठना पसंद नहीं होगा, वहां पे वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसीलिए जो हमारी एशियन बुक्स है, इन 3 ग्रहों को कहा गया है कि अगर कुंडली में ये यहाँ बैठते हैं तो अपने मरण स्थान में बैठे हैं। तो मरण स्थान कारक जो अभी आप मेरा थंबनेल देख रहे होंगे। चौथा ग्रह है चंद्र। अगर चंद्रमा 8th हाउस में बैठा होगा तो इसको भी इसी श्रेणी में रखा गया है। ऐसा कहा गया है चंद्रमा आपके मन है, ये फीलिंग्स के कारक हैं, बहुत सॉफ्ट ग्रह है, सौम्य ग्रह है, और जो आप सोचते हैं इमोशनल ग्रह है। 8th हाउस जो होता है ये डेथ का हाउस है। ये डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, अचानक से एक्सीडेंट, रोग, लंबा रोग, इन सब चीजों को इंडिकेट करता है। तो एक अच्छा प्लैनेट, एक सौम्य प्लैनेट, इमोशनल प्लैनेट जब डेथ के घर में जाके बैठेगा तो नेचुरल बात है उसको वहां पे अनकंफर्टेबल फील होने वाला है।
तो इसीलिए कहा जाता है चंद्रमा अष्टम भाव में जब बैठेंगे तो ये अपने मरण स्थान में बैठे हैं, यानी मरण स्थान कारक, ये जो अभी थंबनेल है इसी चीज को इंडिकेट करता है। अब यहां तक तो हर एशियंट जो हमारी क्लासिकल बुक्स हैं, सॉरी, उसमें बहुत क्लियरली लिखा है। इसमें 3 प्लैनेट और भी हैं, मंगल भी हैं, राहु भी हैं, बुध भी हैं, उनके लिए भी एक मरण स्थान की प्लेसमेंट होती है। वो मैंने भी यहाँ पे नहीं लिया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसीलिए इनको मरण स्थान में, लेकिन इसके आगे ऑथर ने कंप्लीट डिटेल्स नहीं लिखी हैं। यहीं तक तो हर बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसको पूरी तरह से फिर आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आगे अब इसको प्रैक्टिकल कुंडली में एनालाइज कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों के चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगा। बहुत लोगों के शुक्र भी छठे भाव में होंगे, अपनी लाइफ में वो खूब इंजॉयमेंट कर रहे होंगे। बहुत लोगों के बृहस्पति तीसरे भाव में होंगे, बहुत इंजॉयमेंट वाली लाइफ उनकी बीत रही होगी। अगर बृहस्पति की दशा चल रही है तो खूब लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही होंगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाकी फैक्टर्स यहाँ पे ऑथर्स ने एशियंट बुक में आगे नहीं लिखे हैं। तो पहला एक बार सिस्टमेटिकली ऐसे समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे सूर्य को भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि सूर्य जो है शुक्र के बिल्कुल सामने है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा था ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ये सिर्फ समझाने के लिए है। हर ग्रह का मरण स्थान क्लासिकल बुक्स में लिया गया है। तो आप पहला चंद्रमा से एनालाइज करना शुरू करते हैं। बहुत सी कुंडलियों पे आप देखने वाले हैं चंद्रमा अष्टम भाव में है, लेकिन इसके लिए रूल क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आपको चंद्रमा का बल देखना है, वो पक्ष बली है कि नहीं है। दूसरा आपको यहाँ पे देखना है कि इस चंद्रमा पर पाप प्रभाव ज्यादा है या शुभ प्रभाव ज्यादा है। तीसरा आपको ये देखना है कि नवमांश कुंडली में चंद्रमा कितने इंप्रूव किए हैं, क्या वो एग्जॉल्टेड हो गए या लगन में ही आके बैठ गए नवमांश कुंडली में, बृहस्पति के साथ बैठ गए नवमांश कुंडली में। ये सारी चीजें आपको सेकंड स्टेप में एनालाइज करने के बाद फिर यहाँ पे जो ऑथर्स ने लिखा है कि चंद्रमा एक मरण स्थान में बैठे हैं, तब उसकी क्वालिटीज में फर्क आएगा। शुभ ग्रहों के साथ होंगे, शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट होंगे आगे और पीछे, यानी यहाँ पे और यहाँ पे अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो फिर ये जो चंद्रमा मरण स्थान में 8th हाउस में बैठे हैं, ऐसा कोई नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं देगा दोस्तों। तो सिंपल टेक्निक है, इसको आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर यही चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हों और बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा तो पहली चीज आपको कारक पकड़ना है। जैसे थंबनेल में आप देख रहे होंगे मरण कारक स्थान चंद्रमा अष्टम भाव में, तो कारक मदर, चंद्रमा माता के कारक है, चंद्रमा फैमिली के कारक है, चंद्रमा लैंड एंड प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि चौथा घर जो होता है ये काल पुरुष की कुंडली में सारी चीजों को इंडिकेट करता है। चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा मूवमेंट के भी कारक है, चंद्रमा इमोशंस के कारक है, चंद्रमा जल है, एक दूसरी कंट्री सिटी इसको भी इंडिकेट करते हैं। तो बहुत सारे कारक तत्व होते हैं। तो इसमें से पहले हम लिविंग जो कारक तत्व होता है वो ले लेते हैं। तो चंद्रमा माता के कारक है। सिंपल सा एक रूल है, तो अगर चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा तो माता की लाइफ बहुत कष्टपूर्ण होंगी। शनि के द्वारा दृष्ट होंगे, राहु के द्वारा दृष्ट होंगे या राहु शनि साथ में होंगे तो माता को बहुत सीवियर रोग होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर माता की लाइफ अच्छी होगी, जो कारक होगा उसमें इंप्रूवमेंट होगा। दूसरी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई, प्रॉपर्टी के कारक है, सुख के कारक हैं और आपके फ्रेंड्स, एजुकेशन, इन सब चीजों के कारक हैं। चौथा घर एजुकेशन का भी होता है, चौथा घर राजगद्दी का भी होता है। तो इन सब चीजों में भी प्रॉब्लम देंगे। जो लिविंग थिंग्स होंगी उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगा अगर पाप प्रभाव होगा, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तो जरूर होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। तो ये आपको जरूर एनालाइज कर लेना है। जो हमारे आदरणीय ऑथर्स ने एशियंट बुक्स में यानी क्लासिकल बुक्स में जो योग लिखे हैं, कई बार उस योग को पूरा डिफाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है
इसकी पोजीशन चेक करिए। सिर्फ चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं और एकदम आंखें बंद करके कोई प्रेडिक्शंस आपको नहीं करने हैं। कुंडली में 8 ग्रह और भी हैं, उनको भी आपको देखना है, कौन इनको देख रहा है, कौन इनके साथ है, नवमांश में ये कहाँ पे है। ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद आपको फिर फाइनल प्रेडिक्शंस करना है। अब आगे चलते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। शुक्रदेव, छठे भाव में बैठे हुए शुक्रदेव, ये इनका मरण स्थान है। रिलेशनशिप खत्म करेंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करेंगे। ज्यादातर अगर ये केतु के साथ यहाँ बैठे होंगे तो रिलेशनशिप में पक्का ब्रेक होगा, किसी फीमेल के द्वारा आपको प्रॉब्लम होगा, रिश्ता फाइनल हो गया तो टूट जाएगा। कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस इन रिलेशनशिप, व्हीकल्स, हैप्पीनेस, डिनायल ऑफ मैरिज, ये सारी चीजें यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा, अगर ये शुक्र स्ट्रॉन्ग होंगे, अपने ही घर पे होंगे, जैसे मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जब अपने घर में ही बैठते हैं या स्वय क्षेत्रीय हो जाते हैं या मूल त्रिकोण राशि में भी बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये शुक्र अगर यहाँ पे 2 नंबर वृषभ राशि में होंगे, कोई पाप प्रभाव नहीं होगा। तो फिर जो ऑथर्स ने क्लासिकल बुक्स में योग लिखे हैं उनको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तीसरे घर में बृहस्पति, 12वें घर में सूर्य बिल्कुल मरण स्थान में बैठे हैं, लेकिन मरण स्थान कब एक्टिव होगा? जब पाप प्रभाव पड़ेगा, दूसरे ग्रहों का प्रभाव जब पड़ेगा तभी ये एक्टिव होंगे। अगर शुभ प्रभाव पड़ेगा तो फिर अच्छा रिजल्ट देंगे। बस इस तरह से इसको आपको क्लासिफाई करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी आपके सामने जानकारी मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।